कि ये हमने यहाँ तक ये बात कर ली कि टारगेट क्लास, अच्छा पूछ लिया भी हम पता कैसे चलता है। ये तो पता है कि टारगेट क्लास है, लेकिन ये कैसे पता चलता है? ये या तो आपको दिया जाएगा या आप डेटा सेट को देख के भी बता सकते हैं कि ये टारगेट क्लास है या नहीं। क्योंकि नॉर्मली जैसे टाइटैनिक का डेटा सेट है तो उसमें जो डेटा सेट दिया है उसके साथ उसमें सर्वाइव्ड का एक कॉलम है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सर्वाइव्ड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भी हॉबी के बारे में बात हो रही है कि उसकी सैलरी इतनी, तो उसकी हॉबी है या नहीं है, तो यस एंड नो के हिसाब से जो है वो यहाँ पे दिया हुआ। और ये ज़रूरी नहीं कि दो ही क्लास हो, सर्वाइव में भी दो क्लास है, यस और नो, ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, मल्टी क्लास भी हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कैंसर पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप ये देखना कि उसको कौन सा कैंसर है। तो कैंसर तो कई किस्म के हो सकते हैं, तो जो सिम्टम्स हैं उसके आगे उसके कैंसर की टाइप लिखी हुई होती है। तो जब कैंसर की टाइप लिखी हुई होगी तो वो कहीं कोई सी भी लिखी हो सकती है, ठीक है। सवाल ले लेता हूँ मैं, सर डेटा सेट के टॉपिक की नॉलेज ना हो तो कैसे पता लगाएंगे, और गिवन ना हो तो? वही मैं कह रहा हूँ, डेटा सेट की नॉलेज ना भी हो तब भी ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें टारगेट क्लास कौन सी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर टारगेट क्लास गलत कंसीडर कर ली, ये तो बात सही है, टारगेट क्लास गलत कंसीडर कर ली तो सारा काम आपका गलत हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं है, मतलब अगर आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टारगेट क्लास के लिए आपको ज़्यादा जस्तुजू नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपके उसमें अगर 1000 फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, 1000 एट्रीब्यूट्स, ठीक, तो ये ढूंढना मुश्किल होता है कि इसमें बाजू का होता है कि फर्स्ट एट्रीब्यूट से टारगेट क्लास ये ऑलरेडी गिवन होता है, जैसे कैगल हमेशा बता देता है। लेकिन ढूंढने के लिए फिर अगर आप इसमें से ढूंढना चाह रहे हैं तो ये ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है ना डेटा सेट की, थोड़ा देर में आपको डेटा सेट की नॉलेज हो जाएगी कि डेटा सेट क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि एटीएम के फ्रॉड का कोई डेटा सेट आपको मिल जाए, तो आपने कभी इस तरह पे डेटा सेट पे काम नहीं किया हुआ होगा, लेकिन आपको जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बाद आखिर में, बीच में, शुरू में कहीं ना कहीं पे कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जिसमें लिखा होगा फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ, अगर बाइनरी है। तो इस तरह के डेटा सेट के ऊपर आप जब काम कर रहे होते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर कौन सा जो है वो क्या कहते हैं उसको, टारगेट क्लास है। ये आस्ते आस्ते प्रैक्टिस पे जो है ना वो आपको लर्निंग हो ही जाती है। मतलब इसमें मैं आपको कोई टेक्निक नहीं सिखा सकता कि ये ये जो है वो बेसिकली टारगेट क्लास होगा, या कोई फार्मूला नहीं दे सकता। आप ये भी नहीं कह सकता है कि जो यस और नो होगा वही टारगेट क्लास है, क्योंकि सम टाइम यस और नो नहीं होता, बल्कि सम टाइम नाम लिखे हुए होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये सिम्टम्स है और उसको उसके बाद कैंसर की टाइप बयान की हुई है। कैंसर की टाइप मिसाल के तौर पे कोई भी जो उनके नाम्स होते हैं वो नाम के साथ जो है बिनाइन होता है, ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है, मेलिग्न होता है, इस तरह के डिफरेंट ट्यूमर्स हैं। इसलिए यहाँ पे अभी तो यहाँ पे 3 ही फील्ड है ना, तो अगर इनमें से कोई, हाँ ये बात सही है कि मुझे इनमें अभी 3 ही फील्ड है ना, तो इसमें से डेट तो बेसिकली टारगेट क्लास नहीं है, और टारगेट क्लास में मिसिंग डेटा नहीं होता, ये बात तय कर लेना। टारगेट क्लास में मिसिंग नहीं होता, डेफिनेटली हॉबी यस और नो पे बयान हो रही है ना, इसलिए टारगेट क्लास को मैंने हॉबी कहा। समझ आई बात? तो टारगेट क्लास कभी मिसिंग नहीं होती, और अगर टारगेट क्लास कभी मिस होगा तो वो तो फिर आपने डेफिनेटली उसको डिलीट कर देना, उसको खुद से कुछ भी फिल नहीं करना। सर ये वैलिड पॉइंट बताया है आप, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा जी, मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी अपनी लर्निंग से जो है वो आपको आइडिया, जैसे गाड़ी चलाने वाले को आप सिखाते हैं कि भाई साइड को मैं कैसे देखूं, इससे टक्कर लगेगी नहीं लगेगी, तो वो बोलेगा कि आस्ते आस्ते आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है वो गाड़ी, आप बैठे राइट पे हैं लेकिन लेफ्ट साइड पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा रही है नहीं टकरा रही। तो वो बोलेगा मुझे तो कैसे पता चलेगा, अंदाज़ा कैसे होगा, कोई फार्मूला है क्या इसका? बोलेगा फार्मूला तो कोई नहीं है, लेकिन जब आप बैठेंगे सीट पे ना, जब आप सीट पे बैठते हैं तो आपको सर शदर जो है ना वो खुद ही बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी जो बराबर में बैठा है उसके मुकाबले में आपको गाड़ी में से आवाज़ें भी ज़्यादा आती हैं, और मसाइल भी आवाज़ों से समझ में आने लग जाते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो उस बात को एग्री करेंगे। और फिर उसकी जो साइडें हैं कि लग रही है नहीं लग रही गाड़ी कहाँ से, तो वो भी ज़्यादा समझ में आने लग जाता है। उसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है।
वो के थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी आइडिया से जनरेट कर लेते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये डेटा सेट जो था हमारे पास न्यूमेरिक था। अब आइए डीलिंग विद मिसिंग डेटा। हम मिसिंग डेटा में अगर सारे डेटा को अगर डिलीट कर देते हैं तो फिर तो डेटा की तादाद कम होनी शुरू हो जाएगी। तो उसने कहा कि हम कर सकते हैं ड्रॉप एन ए का एक मेथड है, जैसे ड्रॉप का एक मेथड है, इसमें ड्रॉप एन ए का एक मेथड है, फिल एन ए का मेथड है, इसी तरह ड्रॉप एन ए का मेथड है जो हमने नहीं पढ़ा था, वो मैं अब यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। कि ड्रॉप एन ए का जो मेथड है वो ये करता है कि अभी हमने जो पहली वाली लाइन लिखी है ना, उसमें ये नहीं बताया कि किस कॉलम में मिसिंग हो। ये वाली लाइन ये कर रही है कि किसी भी कॉलम में मिसिंग होगा वो पूरी रॉ को, उस पूरी रॉ को डिलीट कर देगी। समझ में आएगा? तो यानी मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर ये वाला कॉलम में मिसिंग है तो ये पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी। और अगर कोई एक कॉलम और होता जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था और उसके इस जगह पे एन ए एन होगा तो इस वाले कॉलम को भी वो डिलीट कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। इसलिए जो ड्रॉप एन ए का मेथड है वो बेसिकली इसी तरह काम करता है कि ड्रॉप ऑल रोज विद एटलीस्ट वन मिसिंग वैल्यू इन एनी कॉलम। किसी भी कॉलम में कोई भी एक मिसिंग वैल्यू को छोड़ो। तो आप सोचो कितनी सारे मिसिंग वैल्यू होते हैं, उससे कितना डेटा आपका लॉस हो जाएगा। अब इस लॉस से आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। ठीक है सर, डिलीट क्यों करते हैं? डिलीट अगर तो डिलीट हम उस सूरत में करते हैं, सुनना गौर से, डेटा लॉस हो जाएगा। जी सर, डिलीट उस सूरत में करते हैं जब आप समझते हो कि इसकी एजम्पशन वैल्यू जो है वो आपको फ्रूटफुल नहीं होगी आपके लिए। यानी इस जगह पे अगर मैं इसकी एजम्पशन वैल्यू, यानी हम बेसिकली इंटरपोलेट वैल्यू रखते हैं ना वहाँ पे, या तो मीन रखते हैं या फिर मीडियन रखते हैं या मॉड रखते हैं या मैक्स वैल्यू रखते हैं या इंटरपोलेट वैल्यू रखते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये वैल्यूज इसके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी तो फिर आप उस डेटा को डिलीट कर देना। ठीक है, ये वाली लाइन पहली लाइन। और अगर आप नहीं करना चाहें तो फिल एन ए का मेथड आपको अलाउ करता है। तो मतलब ये मेथड आना चाहिए हमें कि आप ड्रॉप कर सकते हैं। जिस वक्त आप ये समझते हो कि हमें ये मेथड जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगा तो फिर आप उस वक्त उसको बेशक डिलीट कर दें। ठीक है, अच्छा जी, मैं दूसरे वाले की तरफ भी जाता हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि ड्रॉप इन स्पेसिफिक कॉलम, आप कहें कि मुझे किसी स्पेसिफिक कॉलम के हिसाब से टपल्स या रॉ को डिलीट करना है, तो उसके लिए ड्रॉप एन ए का मेथड है df डॉट ड्रॉप एन ए, यानी वो डेटा फ्रेम और उस पर ड्रॉप एन ए सबसेट। यानी सबसेट का मतलब है कि किस एट्रीब्यूट को पकड़ के डिलीट करूँ मैं। वो कहते हैं इज इक्वल टू कन्वर्टेड सैलरी। यानी आप ये समझते हो कि कन्वर्टेड, मिसाल दे रहा हूँ मैं, कन्वर्टेड सैलरी में एजम्पशन करना, किसी भी नई वैल्यू को फिल करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बाकियों को कर सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो उन डेटा को डिलीट कर दो। तो एक तो ये होता है कि अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो चलो फिर तो ये बहुत सही है, लेकिन डेटा की तादाद आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा है तो फिर तो चलो ये फिर भी फ्रूटफुल है। उसके बावजूद भी आपको नुकसान होने का खदशा है। वो बताता हूँ कैसे नुकसान होने का खदशा। ऑल कंडीशन में रॉस वाइज डेटा डिलीट, हाँ हम अभी डिलीट रॉ वाई कर रहे हैं भाई। ये सवाल पूछा है तलहा ने। तला बिल्कुल सही है, ये रॉ वाई कर रहे हैं हम। यानी मैं अगर आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कि अगर आपके पास ये डेटा सेट है और ये इसके कॉलम्स हैं, ठीक है, तो पहले वाले में किसी भी कॉलम में कहीं पे भी कोई कोई डेटा, हाउ एनी, एनी का मतलब होता है, हाउ एनी का मतलब है किसी भी कॉलम में, ठीक है, हाउ एनी का मतलब है किसी भी कॉलम में आपने कहीं पे एन एन देखा और उसको आपने डिलीट कर दिया। डिलीट करेंगे रॉ को, ड्रॉप एन ए डिलीट करता है एक रॉ को या टपल को, तो वो इस पूरे टपल को डिलीट कर देगा। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे एन एन था तो इस एन एन को देखते हुए ये इस पूरे रॉ को डिलीट कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा जी, मैं दूसरे वाले को भी समझाता हूँ। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं सारे एट्रीब्यूट को देख के डिलीट, मैं सवाल लेता हूँ, एक मिनट लेना, सारे एट्रीब्यूट को देख के डिलीट नहीं करना चाहता बल्कि स्पेसिफिक एट्रीब्यूट में अगर मैं है तो उसको डिलीट कर दो, तो वो बेसिकली ड्रॉप एन ए सबसेट का मेथड है। ड्रॉप एन ए के मेथड में सबसेट का पैरामीटर है, उसमें आप कन्वर्टेड सैलरी लिख के इस कॉलम में अगर एन ए एन है तो वो
कॉलम डिलीट नहीं होगा, उस कॉलम में जो NaN होगा उसके अगेंस्ट में सारी रॉ डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब सवालात की तरफ जा रहा हूँ दोबारा से, तरह का सवाल का क्लियर करके फिर आगे बढ़ा। सर डेटा सेट रवा का सवाल था, सर डेटा सेट बहुत ज़्यादा हो तो और NaN वैल्यू कम है हो तो फिर हाँ डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसमें भी खदशा होता है। रवा इनका कहना है कि डेटा सेट अगर मिलियंस हो और सिर्फ 100 NaN हो तब भी आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी खदशा होता है कि जो डिलीट करने जा रहे हैं सबसे इंफॉर्मेटिव रॉ वही वाली हो किसी भी वजह से, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है नुकसान पहुँचा जाए। तो अगर जहाँ तक मुमकिन हो आप डिलीट से अवॉइड करें, और आप जो है वो रॉ को डिलीट से अवॉइड करें और उसको फिल करने की कोशिश करें। अगर फिल करने का प्रॉपर मेथड नहीं मिल रहा है उस वक्त उस डेटा सेट के अंदर, तो फिर आप उस रॉ को डिलीट करें। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं मैंने समझता हूँ कि डिलीट फिल नहीं सही होगा, तो फिर आप डिलीट करें। आवाज ने पूछा है यूज access1 फॉर डिलीट कॉलम। इसमें access1 इसलिए नहीं लिखते बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें access1 इसलिए नहीं लिखते कि कॉलम को नहीं डिलीट कर रहा, ये ऑलरेडी ड्रॉप NA रॉ के लिए है, तो इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली ड्रॉप, लेकिन जो ड्रॉप सिर्फ ड्रॉप लिखते हैं ना, ड्रॉप जो सिर्फ ड्रॉप लिखते हैं उसमें फिर हम access1 देते हैं ताकि वो पता है कि कॉलम को, वरना वो सारे रॉ को भी डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पे ड्रॉप का मेथड जाके देख लेना उसमें। ठीक है, मोहम्मद इमाद साहब पूछते हैं कॉलम वाइज तो बहुत डेटा लॉस होगा। कॉलम वाइज तो हम डिलीट ही नहीं करते ना, इसीलिए सही वो उस वक्त करते हैं जब जैसे मिसाल किसी का नाम है तो नाम को हम मॉडल में इस्तेमाल नहीं करते नॉर्मली, या टिकट को डिलीट किया था हमने तो वो तो लॉस नहीं है, वो तो हमें यूज़ ही नहीं करना मॉडल बनाते हैं, उसमें तो हम NaN नहीं देख रहे, हम उस वक्त वो फीचर देखो याद रखना। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो लोग अभी अभी क्लासरूम में हैं 37 स्टूडेंट, ये जहन में रखो कि ये जो कॉलम है ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, फीचर कहलाते हैं, ये फीचर्स हैं। ठीक है, ये फीचर्स हैं और हर हर टपल के पास ये फीचर्स होते हैं, हर टपल के पास ये फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर टपल नंबर 1 है, T1 है, तो इस T1 के पास ये सारे फीचर्स हैं। पॉसिबल है कि कोई एक दो फीचर मिसिंग हो जिसको हम NaN कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इस टपल के पास ये सारे फीचर, इस फीचर्स के बेसिस पे हम कहते हैं कि ये इसका टारगेट क्लास है। यानी मिसाल के तौर पे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन है, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में मिसाल के तौर पे कितना साइज है, किस जगह पे है, फ्लोर कितने हैं, किचन कैसा बना हुआ है, अभी मैं उस पर काम करवाऊंगा, उसकी प्राइस क्या रहेगी। ठीक है, ये प्रिडिक्शन। तो हो सकता है कि कहीं पे किचन कैसा बना हुआ वो NaN हो, तो अब आपकी मर्जी, आप उसको डिलीट करें या फिर, अब जाहिर है ये एक हाउस T2 है, इसका T1 से क्या ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं। ये हो सकता है गुलशन का कोई, ये हो सकता है मलिर का कोई प्लॉट हो सकता है कि ये कोई गुलशन का प्लॉट हो, इसका किचन यहाँ लिखा हुआ होगा वेरी गुड मिसाल के तौर पे, और आप कहते हैं कि फॉरवर्ड फिल करके इसको भी वेरी गुड कर दो, हो सकता है कि मलिर का किचन वेरी गुड में ना हो। अब आप समझे मेरी बात, तो ये तो आपको डेटा देख के पता चलेगा ना कि आप क्या चाहते हैं। ये वाला डेटा जो है हो सकता है मलिर का हो, क्योंकि डेटा हम यहाँ पे सॉर्ट करके नहीं रखते कि भाई किसके हिसाब से सॉर्ट करेंगे, इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, किसके हिसाब से सॉर्टिंग करेंगे आप, तो डेटा रैंडम होता है। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मलिर का पोर्शन है और यहाँ पर इसका किचन की कैटेगरी जो लिखी हुई, सॉरी ये जो है गुलशन की कैटेगरी है, और गुलशन में लिखा हुआ आ रहा है कि वेरी गुड, और ये अगला वाला जो है वो मलिर में है। खुदा ना खास्ता, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब एक मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, मतलब किसी को वो नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पर ये ब्लैंक है। अब आप कहते हैं कि मैं फॉरवर्ड फिल कर देता हूँ, फॉरवर्ड फिल में तो ये जो वेरी गुड वाली कंडीशन ये आ जाएगी जो इसके लिए फिजिबल नहीं होगी, समझ आ रही है? तो अब ये किस तरह से, क्योंकि न्यूमेरिक टीचर है तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस डेटा को कैसे फिल करें। हो सकता है बैकवर्ड वाले को भी अगर आप ऊपर कर देते हैं, और बैकवर्ड वाला जो है वो यहाँ पर जो डेटा है हो सकता है कि वो और लोअर कैटेगरी में हो, कि किचन जो है रूम में ही बना हुआ था, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो भी इसके लिए फिट नहीं हो रहा। तो अब आप सोचेंगे कि इसको फिल कैसे करूँ मैं, फिल करने के क्या कैटेगरी, अब इनके नहीं फिल, इस वक्त यहाँ पर ये फिल होने की कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो इस वाले डेटा का डिलीट करने हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि NaN लेके तो आगे नहीं बढ़ सकते आप। तो क्या हम इसको अगर गुड करें तो मॉडल में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाएगा, ठीक है, या फिर हम इसकी जो है वो मीडियन ले लें, अगर हम फॉरवर्ड फिल नहीं करना चाहें मीडियन ले लें, या मॉड, सॉरी
मीडियन मॉड ले लें, मीडियन भी ले सकते हैं, मॉड भी ले सकते हैं। तो मॉड में अब डिपेंड करेगा कि ये डेटा कैसे है। तो मॉड लेने के लिए फिर हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। फिर उस वक्त ये सीखना जो मैंने नहीं सिखाया, उस वक्त ये सीखना ग्रुपिंग करके, मैंने कोड नहीं लिखा लेकिन ये एक आइडिया बता रहा हूँ, ग्रुपिंग करके कि आप एरिया का नाम लेके अलग कर लें उसको, तो वो एक सबसेट ऑफ डेटा एरिया के हिसाब से अलग हो जाएगा। उसके बेसिस पे आप इसका मॉड ले लें कि भाई उस एरिया में लोगों के पास कैसे किचन, तो फिर उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। ग्रुपिंग बना के आप इसको यानी ग्रुप में कन्वर्ट करके आप फिर इस वाले को डिसाइड कर सकते हैं कि इसका क्या। ओवरऑल डेटा के साथ फिर मुश्किल, वरना आप डिलीट करते हैं इसको, इतनी मेहनत नहीं करते। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो चलता रहेगा इस तरह से मसाइल जो है, ये हमें सोचना होगा। ये जब आप डेटा साइंटिस्ट बनेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में नज़र आएंगी। क्योंकि अभी तो आप सिर्फ इसको नोट डाउन करने की कैटेगरी में, क्योंकि सारी प्रॉब्लम सारे डेटा सेट के ऊपर नहीं लगती। फिर एक सवाल आ गया, मैं उसको आगे बढ़ने से पहले उस सवाल को भी क्लियर कर देता हूँ। वसीम साहब ने पूछा, सर हम किसी डेटा के NaN को किसी दूसरे मिलते जुलते डेटा के हिसाब से फिल कर सकते हैं? डेटा से मुराद बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हम बता चुके हैं ना, फिल एंड फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल, इसी तरह तो है। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रो वाइज भी है, कॉलम वाइज भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने किचन का कहा कि कोई NaN हो सकता है, तो उसे घर के सामने साइज और लोकेशन में जो किचन की वैल्यू है वो उससे फिल कर दें। ये इसके लिए फिर आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, अपना अलग लिख कर सकते हैं। फिर आपको एक स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा किचन के सारे साइजेस को देखते हुए, मतलब आपको रैंडम तो नहीं लिखेंगे ना कि घर का साइज, इसका साइज क्या है तो फिर किचन इतने साइज का हो सकता है। तो ये आपने डेटा सेट के अंदर ही, मॉडलिंग के अंदर, क्योंकि अगर आप ये काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो अलग कैटेगरी होगी, और ये काम अगर आप बाहर किसी मुल्क के लिए कर रहे हैं तो अलग कैटेगरी होगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो फिर आप उसके लिए स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो स्क्रिप्ट भी उस डेटा सेट से एक्सट्रैक्ट किया हुआ होगा, और फिर आप कहेंगे साइज फला फला, तो वो बेसिकली स्क्रिप्ट जो है जिसको हम कहते हैं एक फंक्शन लिख के रख लेंगे, उसमें से फिर इसको पास करेंगे तो वो NaN के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू पास कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं ये। लेकिन जाहिर सी बात है, कुछ लोग सोचते हैं, कुछ डेटा साइंटिस्ट होते हैं, इतनी मेहनत कौन करेगा, लेकिन कुछ सोचते हैं कि हम अच्छी फीचर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसको करेंगे। बिल्कुल ये ऐसा कि जैसे आपने रोड पे गाड़ी चलाते हुए लोगों को देखा, कुछ कहते हैं यार कौन पासदारी करे इतने सारे सिग्नल्स, और कुछ कहते हैं नहीं भाई अगर गाड़ी नहीं भी तो मैं सिग्नल पे खड़ा रहूँगा। ठीक है, मैं कर दूंगा आज ये अपलोड साहब। तो इस तरह के इश्यूज तो हर इंसान के साथ है ना, कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत इन डेप्थ जाके इसको सोचना चाहते होंगे, कुछ होंगे जो कहते होंगे चलो गुजारे पे काम कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, कुछ कहते होंगे चलो फॉरवर्ड फिल कर देते हैं। ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमारे जो 30-40 स्टूडेंट उनके अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम अपनी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? ये सवाल मैंने क्लियर कर दिया, आपके आगे बढ़ता हूँ मैं। तो मिसिंग डेटा के अंदर हमने ये बातें थ्योरेटिकली नहीं पढ़ी थी, तो वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली। फिर एन में हम डिलीट भी कर सकते हैं, और वो ये कहता है कि सेवरल ड्रॉबैक्स आर एग्जिस्ट फॉर ऑफ लिस्ट वाइज डिलीशन। ये जो लिस्ट वाइज डिलीशन यानी जो हमने टपल्स को डिलीट किए थे, इट डिलीट्स अ वैलिड डेटा पॉइंट, एक किसी वैलिड डेटा पॉइंट को डिलीट कर दें। वैलिड डेटा पॉइंट उसको कहते हैं जिसके अंदर बहुत इंफॉर्मेशन। अब हमें डेटा देख के तो नहीं पता चल सकता कि बहुत डेटा पॉइंट जो है वो किसके अंदर, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसके अंदर है, ये तो नहीं पता चल सकता हमें। समझ रहे बात नहीं? तो प्रॉब्लली ये है कि हम ऐसा डेटा डिलीट कर दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। रिलाइज ऑन द रेंडमनेस। रेंडमनेस का मतलब है इफ मिसिंग वैल्यू नॉट ओमिटेड रेंडमली देन इट इफेक्ट द मॉडल। यानी अगर रेंडमली नहीं है और आपने डिलीट कर दिया तो ये बेसिकली ये जुमला ज़रा सा क्रिटिकल है, मैं भी उसको ज़रा रीड कर रहा हूँ कि इसकी क्या मीनिंग है। कि दो तरह की मिसिंग डेटा है, एक इंटेंशनली है, नॉन इंटेंशनली है, रैंडमली। तो बेसिकली कहता है कि इफ मिसिंग वैल्यू नॉट ओमिटेड रैंडमली, यानी जो मिसिंग वैल्यू रैंडमली ना हो, देन इट इफेक्ट द मॉडल, तो वो मॉडल को इफेक्ट करेगा। हमें ये सोचना है कि हमें फीलिंग किस पे करनी है और किस पे नहीं करनी। ये मैं दूसरा पॉइंट को ज़रा सा क्लियर करके मैं आपको समझाऊंगा, अभी मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो तीसरा है रिड्यूस इन्फॉर्मेशन, ये तो हमने पढ़ चुका है। इफ रिड्यूस द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है उसमें से जो मॉडल बनाने के लिए आप उसको फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम से मुराद होता है बेसिकली, मैं किस तरह उसको हम बहुत सारी कैटेगरी में पढ़ते हैं, कि जैसे एक्सेस को भी कहते हैं,
और कोऑर्डिनेट्स को भी कहते हैं, डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली जो आज़ादी आपको दी जाती है तो ऑफ द मॉडल मॉडल बनाने के लिए, वो बेसिकली यहाँ पे मिसिंग होगा। तो ये बेसिकली इसके कुछ इश्यूज हैं जो हमें पता भी है, और ये मैंने बुक से ही कॉपी किए हैं। मतलब ये नहीं कि एक तो वो होता है जो हमें पता हो। कहता है कि द मोस्ट कॉमन वे टू डील विद द मिसिंग वैल्यूज इज फिल एन ए। ड्रॉप एन ए की जगह आप फिल एन ए करें, ठीक है। ड्रॉप एन ए की जगह आप फिल एन ए को इस्तेमाल करें। मैं इसमें आगे स्लाइड पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि हमने फिल एन ए को पढ़ लिया। रिड्यूस इन्फो मीन्स डिलीशन ऑफ द कॉलम, नहीं, डिलीशन, हम कॉलम को डिलीट की बात ही नहीं कर रहे। कॉलम की डिलीट तो फिल एन ए से होती है फैसल। वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट वाइज डिलीशन। लिस्ट का मतलब होता है टपल वाइज डिलीशन, ठीक है। कॉलम तो सिर्फ हम उस वक्त डिलीट करते हैं जब ये तय हो जाए कि इस कॉलम की जरूरत नहीं है, या इस कॉलम के अंदर 90% या 50% डेटा एन ए एन है, तो पूरा कॉलम डिलीट किया जाता है। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं रॉ वाइज डेटा डिलीशन की। इस स्लाइड से पहले पहले तक कितनी बात की है, फवाज का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम आए कॉलम वाइज डिलीशन, कॉलम यानी फिल एन ए करने के लिए, डिलीशन के लिए नहीं आए, अब आए फिल एन ए करने के लिए। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो द मोस्ट कॉमन वे डील विद द मिसिंग वैल्यू इज फिल एन ए। नॉर्मली हम फिल एन ए करके उसको फिल करने की कोशिश करते हैं, और फिल एन ए से किस तरह से फिल किया जाता है ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, लिहाजा मैंने स्लाइड में इसको शो नहीं किया, यहाँ तक बता दिया है। यहाँ तक हमने नहीं पढ़ा था ड्रॉप एन ए, तो वो मैंने पढ़ा, बता दिया आपको कि ड्रॉप एन ए कैसे काम करता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब आप फंस जाते हैं तो ड्रॉप एन ए आप रोक देते हैं। एक मिनट में मैं चार्ट पे लगा दूँ। अच्छा, और उसके बाद उसने कहा कि बेहतर तरीका जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है वो फिल एन ए है, कि आप उसको फिल करें, और इसकी बहुत सारी वैरायटीज हैं जो हमने डिस्कस भी की हैं, और आप भी उसको जो है वो कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से अभी हमने किसी मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो अगली क्लास में मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, और आपको भी टास्क फिलहाल मीन टाइम दे दूँगा कि आप इम्प्लीमेंट करें, अगर स्लाइड पूरी नहीं हुई तो, ठीक है। अभी अगर ये बंद हो जाता है ना नेट हमारा, इंटरनेट, तो फिर हम 2:20 पे दोबारा ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, मेरा ख्याल है ये कुछ टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम के बाद ही बंद होगा। कहता है डीलिंग विथ दानियाल को क्या हो गया, कभी उर्दू से आ रहा है कभी इंग्लिश में से आ रहा है। दानियाल साहब कभी उर्दू के नाम से आते हो कभी इंग्लिश के नाम से आते हो, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो हमें? ठीक है, अच्छा जी, 40 स्टूडेंट हैं, सुन रहे हो और सारे। मैंने इसलिए एहतियातन कोड सब जगह लिख दिया है यहाँ पे। तो मैं अभी डेटा सेट दूंगा एक नया। वैसे तो हम अ, अभी जब शिफ्ट होंगे कोड की तरफ तो जो हमने पढ़ा है मेथड वो अप्लाई भी करेंगे उसको। तो पहले तो हम टाइटैनिक के डेटा सेट पे करेंगे, और फिर मैं हाउस हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के ऊपर भी काम करूँगा, लेकिन मैंने उसका सबसेट बना लिया है कैगल का। कैगल में बहुत ज़्यादा डेटा सेट था फीचर्स से यानी। और फिर मैं आप इसको तैयारी करें ताकि जब मॉडलिंग करें तो फिर आप जो है कैगल पे अपलोड करना सीखें। फाइनल प्रोजेक्ट आपका कैगल पे अपलोडिंग होगा। सर मैं उर्दू में से ही आता हूँ। अभी दानियाल इंग्लिश में कौन आ रहा है? अभी एक दानियाल और आया इंग्लिश वाला। सही है दानियाल। अच्छा, होल्ड करना एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट, डीलिंग विद अदर इश्यूज, मतलब हमें एक लमसम इश्यूज जो मैंने फीचर इंजीनियरिंग की लिखवाई थी आपको, अगर वो सारी हमें मिल जाती है तो फिर हम इसके ऊपर काम करना सीखेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी क्या आती है। तो एक्यूरेसी के लिए फिर हम मशीन लर्निंग सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आपको एक कंप्लीट मॉडल जो है इस कोर्स में मिल जाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग वैसे नहीं सीखेंगे जो मशीन लर्निंग के कोर्स में पढ़ते हैं, बस आपको मॉडल लगाना सिखा दूंगा मैं।
कि आप इस तरह के मॉडल लगाएं, उसकी ब्यूटी, उसके अंदर के सारे वर्किंग पैरामीटर की सिलेक्शन काफ़ी मिसिंग रहेगी आपकी। अच्छा जी, डीलिंग विद अदर इश्यूज। अदर इश्यूज क्या है? डेटा issues are not limited. Number one, take an example of the monetarily values. Suppose fetch data from Excel file, the sum number, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, फील्ड है, मैं इसको सही नहीं कर पा रहा हूँ कि फील्ड सही करूँ। नंबर फील्ड में भी कंटेन सम नंबर फील्ड है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, FIELD, कंटेन द डॉलर, रीस एंड अदर साइंस। यानी आपको याद होगा मैंने बताया था कि कुछ फील्ड ऐसे हैं जो कि न्यूमेरिक है, इंटीजर्स हैं, लेकिन उसके अंदर किसी ने, जैसे आप सर्वे ले रहे हैं तो उससे पूछा आपकी सैलरी क्या है, तो उसने सैलरी जो है वो डॉलर ऑफ 10,000 लिख दी, ठीक है, मिसाल के तौर पर सालाना। अब डॉलर का साइन उसको हमने लगाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन एक्सेल में उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको। अब जब वो डेटा आपके पास आया तो वो बेसिकली कहीं पे डॉलर साइन, कहीं पे कुछ साइन, सर्वे फॉर्म था, सर्वे फॉर्म में आपने ओपन किया हुआ था, तो कई डिफरेंट किस्म के साइन उसके अंदर आ गए। तो उस साइन को हटाने के लिए हम बेसिकली, आपको याद होगा, रिप्लेस का मेथड यूज किया था हमने। तो अगर किसी फील्ड के अंदर ऐसा हो जाए, जो कि आपको याद है कि हमने ये बाकायदा कोड भी करके देखा था, और भूलना नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि आप किसी चीज़ को याद कर लें तो उसको याद रखें कि ये प्रॉब्लम आ गई तो हम किस तरह, मिसाल अगर किसी ने लिखा डॉलर ऑफ 600, ठीक है, ये डॉलर, अब कहेंगे यार मुझे तो 600 चाहिए, डॉलर हटाना है, या कहीं पे इसने लिख दिया 66, ठीक है, कॉमा 66, अब कहेंगे यार ये माउस को क्या हो गया, ये कॉमा तो हमें यहाँ से हटाना है, कॉमा नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हटाने के लिए बेसिकली आप रिप्लेस का फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं, और रिप्लेस के मेथड से जो है वो इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि अगर रॉ सैलरी के अंदर, रॉ सैलरी में रखना है, रॉ सैलरी में अगर स्ट्रिंग जो है उसको रिप्लेस करना है किससे, जो डॉलर साइन है उसको नल वैल्यू से। नल से मुराद क्या है? सिर्फ डॉलर साइन, जो इंटीजर पार्ट होगा वो तो रहेगा, लेकिन इससे चेंज, और इसको करने के बाद ये बेसिकली आपने इसको चेंज कर देना। ये वाली लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है, अगर आप उसकी टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो आप उसकी टाइप को, मतलब ये डेफिनेटली डॉलर लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ था डॉलर ऑफ 166.99, पॉइंट तो अलाउ होता है ना, तब आप जब डॉलर लिखा हुआ था उसका मतलब फील्ड इंटीजर नहीं थी, वो फील्ड ऑब्जेक्ट थी। तो अब आप क्या करेंगे, जब डॉलर वगैरह हटा देंगे तो फिर उसके बाद उस फील्ड को फ्लोट या इंटीजर या वट जो भी उसमें कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से हटाएंगे उसको, क्योंकि ये बेसिकली हमें एक्स्ट्रा दे दिया गया था जो हमने रिमूव कर दिया। ये आपकी जिम्मेदारी है पूरी क्लीनिंग करना डेटा। तो नॉर्मली AS टाइप से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड भी उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर मेथड, ठीक है, AS टाइप है। तो आपने AS टाइप लगा के उसको जो है वो अपने किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देना। ठीक हो गया? तो बात समझ में आती है? अच्छा जी, आगे जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे हमें नज़र आता है फीचर इंजन, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद थोड़ा सा टाइम हम कोड की तरफ सर्व करते हैं, ताकि हमें कोडिंग की तरफ भी जो है समझ आएगी क्या बात हो रही है। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन करके कोड की तरफ चले जाएंगे, अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ तो हमारी स्लाइड्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप ये देखें कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें आउटलायर्स हैं या नहीं है। ठीक है, आउटलायर्स वेरी डिफिकल्ट ना, कि अगर आपके कुछ आउटलायर्स डेटा के बाहर की तरफ मौजूद हैं तो फिर आप उसको अगर शामिल कर लें अपनी मॉडलिंग के अंदर, तो आउटलायर्स जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो आप ये देखना कि आउटलायर्स हैं या नहीं है, ताकि आप उसको बेसिकली रिमूव कर सकें आउटलायर्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यानी देखो, हमारा डेटा न्यूमेरिक हो गया, लेकिन ये चेक करना है कि उसमें आउटलायर्स है या नहीं है। अच्छा, आउटलायर्स है तो ये नहीं जाके डेटा डिलीट कर दें, बल्कि ये डिफिकल्ट होता है ढूंढना कि आउटलायर्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन डेटा में कौन से हैं ये मुश्किल होता है। डेटा में कौन से वो मुश्किल होता है, समझ में आएगा? तो इसलिए आप जो है वो आउटलायर्स को ढूंढना, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में देखना कि उसकी अंदर जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट वो कैसा है, इसके अंदर जो इसका कोवेरियंस है वो कैसा है, ठीक है, आपस में उसके कोरिलेशंस दूसरे फील्ड के साथ कैसे हैं। तो ये चीज़ें हम बेसिकली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखते हैं।
कुछ ग्राफ के थ्रू देखते हैं, कुछ जो है वो वैल्यूज़ के थ्रू देखते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी फील्ड है, हम इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन बिफोर बिल्डिंग द मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग मॉडल को अगर मिसिंग हो रहा हो तुम लोग, अब आ रहा हूँ। मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने से पहले कुछ कंसिडरेशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अंडरलाइंग डेटा, जो डेटा आपके पास मौजूद है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, ठीक है। There are several algorithms can be used to get how the data is distributed and how different features interact each other. ये देखना है कि डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है या आपस में उसकी इंट्रैक्शन कैसी है। मिसाल के तौर पे दो डेटा का आपस में कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपस में कोरिलेटेड है। दोनों डेटा में से, डेटा का मतलब है दो, डेटा का मतलब है दो फीड। मैं अगर डेटा बोल रहा हूँ तो गलती से आप सही करेक्शन, दो फील्ड। फील्ड का मतलब है, देखो अगर ये इसमें कंफ्यूज रहोगे ना तो फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा दो एट्रीब्यूट्स आपस में कितने एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? अगर दोनों बहुत ज़्यादा को रिलेटेड है तो हमें दोनों को रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को रख लें तो हमारे मॉडलिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं। क्योंकि अगर दो फीचर्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा को रिलेटेड हैं तो मॉडलिंग के वो फीचर की प्रॉपर्टीज़ को गेट करता है। तो अगर दो फीचर्स हैं तो उन दोनों में से किसी एक को भी रख लें आप। मैं भी जहन में नहीं आ रहा, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको दो फीचर्स की, ठीक है। तो अब आप कहते हैं कि हाँ फीचर्स जो है वो इस तरह, मिसाल के तौर पर इस तरह कह देते हैं कि वो मशरूब अगर जो पीता है हमारा कोई आदमी, तो उसको मीठा मशरूब पसंद है या उसको तुर्श मशरूब पसंद है या इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से हम कहते हैं कि उसको जो है मुंह का जायका कैसा है उसको। तो नॉर्मली जो मशरूब उसको मीठा पसंद है तो उसका मुंह का जायका भी बेसिकली मीठा ही उसको अच्छा लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे से फीचर जो है, अब दो फीचर अलग अलग लिखे हुए हैं तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा को रिलेटेड होंगे। तो हम कहेंगे अगर ये को रिलेटेड है तो फिर हम इनको में से किसी एक फीचर को हटा दें। खैर ये तो मैं इंट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं सवाल का इंतजार कर रहा था, जब सवाल पूछेंगे तो मैं मज़ीद जवाब दे सकूँगा। हाँ, हाउस एरिया एंड हाउस नहीं, हाउस एरिया हाउस प्राइस को रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। अगर सिर्फ एक ही फीचर प्राइस के लिए सिर्फ एक ही फीचर है तो फिर तो को रिलेटेड है। लेकिन अगर हाउस प्राइस मालूम करने के लिए अगर 50 फीचर्स हैं तो फिर ये को रिलेटेड नहीं है। हाउस में बेसिकली हाउस के ये, क्योंकि प्राइस तो टारगेट वैल्यू होता है ना, टारगेट वैल्यू को तो आप हटा दें। प्राइस तो टारगेट वैल्यू होता है ना कि इसकी प्राइस कितनी होगी। जब आप किसी से पूछते हैं बताओ फलां घर की प्राइस की, तो पूछता है वेस्ट ओपन है ईस्ट ओपन है, ये फीचर है, ठीक है। वेस्ट है ईस्ट है, वो कहता है वेस्ट है, हाँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ठीक है बिल्कुल सही, समझ आ रही बात। देयर आर सेवरल एल्गोरिथम, ये पढ़ लिया मैंने। लाइक ऑल मॉडल डिसाइड, अब ये जुमला गौर सुनना जिन्होंने मशीन लर्निंग पढ़ी उनको शायद समझ में आए। लाइक ऑल मॉडल्स, ऑल मॉडल्स से मुराद है मशीन लर्निंग के जितने मॉडल्स हैं, SVM है, KNN है, ठीक है, जितने मॉडल्स आप लगा दें, रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लाइक ऑल मॉडल बिसाइड ट्री बेस्ड मॉडल, ट्री बेस्ड का मतलब है डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, इस तरह के जितने भी मॉडल्स हैं जो ट्री बेस्ड हैं। Like all models beside the tree-based model require the data in the same scale. समझ आए? यानी ये एक और इशू शुरू कर दिया इसने कि जब आप ट्री बेस्ड मॉडल के अलावा कोई दूसरा मॉडल लगाते हैं तो वो कहता है कि डेटा सेम स्केल पे होना चाहिए। सेम स्केल पे होना चाहिए का मतलब क्या है? सेम स्केल का मतलब है कि जैसे सैलरी है, इसका स्केल बहुत हाई होता है। पाकिस्तान में देखा जाए तो मिसाल के तौर पे एवरेजली जो है वो सिर्फ डेटा कंप्यूटर साइंटिस्ट की जो स्टार्ट होती है वो 50-60 से शुरू हुई, 3-4 लाख पे चली गई, तो ये सैलरी है। लेकिन उसके रिगार्डिंग एज, तो एज कितनी होगी आदमी की, एज बहुत ज़्यादा होगी तो 50 साल 60 साल, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी तो अब ये दो फील्ड आपस में एक दूसरे के साथ सेम स्केल पे नहीं है। एक तो चला गया लाख में, एक चला गया, एक तो 100 पे भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये स्केल इनका सेम नहीं है। जब स्केल सेम ना हो तो इसने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि ट्री बेस के अलावा तमाम मॉडल के स्केल सेम होने चाहिए। इनकी स्केलिंग जो यानी आप इसको स्केल डाउन करके लेके आए या स्केल अप करें दूसरे वाले को, दोनों को सेम स्केल पे लेके आए,
ठीक है। तो स्केलिंग करना याद है ना, स्केलिंग हम बचपन में करते थे कि आपसे कहा जाता था कि भाई यहाँ से लेकर आपके घर से लेकर स्कूल का फासला जो है 50 किलोमीटर, 50 ज़्यादा हो गया, 20 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, तो उसको आप अपने ग्राफ में कैसे बनाएंगे, तो आप कहते हैं स्केलिंग कर लेते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो उसका मतलब है 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी। दिस इज कॉल्ड स्केलिंग। तो स्केल अप भी होता है, स्केल डाउन भी होता है, तो दोनों को सेम स्केल पे लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मॉडलिंग ये सब बातें डेटा सेट के अंदर हमें करनी है। फीचर इंजीनियरिंग अलाउज टू मैनिपुलेट द डेटा। फीचर इंजीनियरिंग अलाउ करता है कि इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट करे। दिस इज कॉल्ड डेटा। डेटा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू सी। ठीक है, समझ आ रही बात। तो कहता है कि एक्सेप्ट ट्री बेस्ड मॉडल, ऑल मॉडल रिक्वायर द डेटा इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक बेल शेप फिगर। ट्री के अलावा ज़्यादातर जो डेटा है उसको बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा चाहिए होता है, और वो इस तरह बेल शेप होता है। वरना स्क्यूड डेटा भी आप देते हैं। स्क्यूड का मतलब है कोई एक टेल इसकी जो है वो बड़ी होगी, उसको आप स्क्यूड डेटा सेट कहते हैं। नॉर्मली बेल शेप के अंदर डेटा जो है वो आ जाता है। वो कहता है कि इस बेल शेप के बेल शेप में जो है वो आपके पास जो है वो दूसरे लफ्जों में इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, स्क्यूड एक तरह ये ज़्यादातर आउटलायर की वजह से भी होता है कि ज़्यादा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ हुआ है, ठीक है, लेकिन कुछ आउटलायर्स यहाँ पे मौजूद है जिसकी वजह से इसका टेल लंबा हो गया, तो फिर इसकी वेरिएंस बढ़ जाता है ना, इसकी वजह से वो ये टेल इसके यहाँ तक पहुँच जाता है। तो आप कहते हैं कि इस आउटलायर को ही हटा दो, कैसे हटा दो, तो फिर हम पढ़ेंगे। कहता है ये है कि मोस्ट ऑफ द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, बेल शेप में। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि 68.27 सिंगल मीन पे होता है, उसके बाद 95.45 जो है वो टू मीन के ऊपर, यानी एक ये और दो ये वाली साइड है, इन दोनों को कॉमन कहा जाता है। दो टेल इसके एक्स्ट्रा यहाँ देखो, ये लाइन डली ना, तो इस पर किसी किस्म का टेल नजर नहीं आ रहा, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ से, ठीक है, जो मीन की। तो यहाँ के बाद जो है ये मेजरली इस यहाँ तक का डेटा, जितना भी डेटा है, ये जो डेटा आ रहा है ये टू मीन कहलाता है। टू मीन इसलिए कि एक तो इसका ये रेड वाला पार्ट और एक इसका ये दो ब्लू वाले पार्ट। और जब हम मजीद आगे आगे की तरफ जाएं तो 99.73 डेटा जो थ्री मीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक ये वाला पार्ट, दोनों साइड को सेम कहते हैं, सिमेट्रिक होता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये बीच वाला। तो इसने ये लिखा भी है, और ज़ाहिर ये भी हमें समझ में नहीं आएगा क्या बात हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडल है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बात में पहले सवाल ले लेता हूँ। सर इसमें डेटा वर्टिकली नहीं मेजर करते, वर्टिकली मेजर नहीं करते, ये जुमला सवाल समझ नहीं आया बिलाल मुझे। क्या सिर्फ मुझे आवाज़ सही नहीं आ रही है? सैयद